हेलो बच्चा लोग एंड बच्चे लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो बच्चा लोग, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है एक केमिस्ट्री के बेहतरीन से बैच में। यस, ये बैच केमिस्ट्री के एक एक बेसिक चीज को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करेगा। उसके ऊपर पूरा का पूरा आपको एकदम खूब सारे न्यूमेरिकल्स कराएगा और आपको किसी भी तरीके का बुक या किसी भी तरीके का डाउट को हम क्लास में कवर करेंगे, इसकी इंश्योरिटी मैं कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कर रहे हैं और मुझसे पढ़ भी रहे हैं। यस, तो हम लोग केमिस्ट्री को कैसे देंगे, आज क्या करेंगे नहीं करेंगे, सबके बारे में पूरा बात करेंगे। अगर हम यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हम कब तक इसे पूरा कंप्लीट करेंगे? क्या ये बैच पूरा का पूरा हमारा जो जेई मेन, नीट और 11th और 12 पूरा कोर्स है उसे कंप्लीट करेगा सर? या ऐसे ही कुछ रैंडम बैचेस, रैंडम क्लासेस होंगे या कुछ डिसकंटिन्यू होगा? ये सब डाउट्स आपके मन में हो सकता है क्योंकि आज अपना फर्स्ट क्लास है। तो यस, मैं इंश्योर करता हूं उसके ऊपर पूरा डिटेल बात करेंगे। क्लासेस हर एक दिन आएगा, ये कंफर्म है। टाइम भी फिक्स है कि 10:30 तक आ जाएगा क्योंकि पहला क्लास मेरा 8:30 होता है, तो 10:30 रखेंगे इसको हमेशा। 10:30 तक आ जाएगा हमारा लेक्चर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये केमिस्ट्री के तीनों पार्ट फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेगा। तो मेरा नाम है आदित्य आनंद, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग और मेडिकल, नीट और जेई मेंस और एडवांस के बच्चों को पढ़ाने का। इस बार तो रैंक 1 भी आपने देखा ही है, बोला ही है, उसने बोला फिजिक्स, लेकिन अब आप सभी बोलेंगे केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो जेई एडवांस के भी खूब सारे रैंक निकले हैं। इवन जो बच्चा मेरे से पढ़ा था 11th क्लास में, वो खूब सारा रिजल्ट भी भेजा है, जो 150, 148 और 98 और 500, 300 खूब सारे रैंक जेई एडवांस के भी निकले हैं। तो मैं लगातार बच्चों के पीछे गाइड करता रहता हूं, बहुत सारे मुझसे लगातार मिले हुए, तो उन्हें पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बैच है एकलव्य नीट बैच। बैच डेडिकेटेड टू नीट है, बट ये कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12 और मेंस को हमेशा टच करेगा, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊं कि इस बैच में पढ़ने वाला हर एक बच्चा का नीट में बिल्कुल 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में आए, और जो भी मेंस वाला बच्चा है वो केमिस्ट्री के बलबूते पे कट ऑफ पार कर ले। ऑल्दो मैं आप लोगों के लिए आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर 1 की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले पूरा केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करेंगे अपन। ये बैच 11th नीट और जेई को पूरा कवर करेगा। अभी इसमें 12 भी होगा, एक क्लब बैच में 12 भी होगा। ये चैप्टर अभी 11th का है। ओके, चलिए, तो हमने नया बैच लॉन्च किया था जो 11, 12 और ड्रॉपर को फिजिक्स पूरा करा रहा है, और आज से शुरू हो रहा है एक लव बैच जो 11, 12 ड्रॉपर को कंप्लीट केमिस्ट्री पूरा करवाएगा। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बच्चों के दिल में कि सर, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं आज, तो आज क्या अपन लेक्चर नंबर 1 का नाम दे दें? हाँ, मतलब आज थोड़ा सा बेसिक्स वगैरह कवर कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे पूरा चीज को करने में, लेकिन यस, बिल्कुल हम लेक्चर नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे, केमिस्ट्री लेक्चर 1। लेकिन आज का जो अपना एजेंडा है, टुडेज एजेंडा, तो आज का जो एजेंडा है अपना वो क्या है? अपन बात करेंगे कंप्लीट केमिस्ट्री कैसे जाएगा और आप लोगों से क्या रिक्वायरमेंट है मुझे। ठीक है, रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। आज तक तुम केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 क्यों नहीं कर पाए हो? क्या है बेसिक्स चीजें, रिक्वायरमेंट वो? तो हम इसको नाम देते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। क्या नाम देंगे इसे हम? इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज अपन करेंगे पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं। अरे ये यार हो क्यों? चलो, इंट्रोडक्शन। तो अपन बात करेंगे किसका? इंट्रोडक्शन का। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों के पास अभी के टाइम पे 2 कॉपी होनी चाहिए, जो मैं पढ़ाऊंगा और जो मैं न्यूमेरिकल तुमसे करवाऊंगा। आप लोगों को मेरे साथ चलना है, बिल्कुल कूल, काम और कंपोज्ड होके। और आपके दिल में जहां पढ़ते हो वहां पे सामने लिख दो अब क्या? केमिस्ट्री 180, फिजिक्स 180। जल्दी से पहले लिख दो केमिस्ट्री 180। नीट वाले लिख लो आउट ऑफ 180, यही हमारा टारगेट है। जेई वाले लिख लो 100 आउट ऑफ 100। फिजिक्स में हमने 100 आउट ऑफ 100 और उसकी तो गारंटी दे ही दी है, काम चल ही रहा है।
आज से केमिस्ट्री 180 और आउट ऑफ 180 और 100/100, ये क्यों लिखता हूं मैं? कोई 12 बोर्ड का बच्चा है, वो पूरा स्कोर करेगा। जेई मेन में 100 का है, 100 स्कोर करेगा। केमिस्ट्री में, नीट में 180 आउट ऑफ 180। तो तुम दिमाग में सेट कर लो, और हर एक दिन तुम्हारे अंदर यह आवाज आनी चाहिए कि मुझे सर का एक एक बात ऐसे फॉलो करना है, ऐसे समझना है, जब तक कि मेरा सारा का सारा चीज कवर ना हो जाए। मैं सारा पीवाईक्यू साथ में कराऊंगा, लेवल अप क्वेश्चन भी साथ में कराऊंगा, और कैसे प्रोसेस करेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे। तो आज का लेक्चर अपना है इंट्रोडक्शन। हम पढ़ने आए हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ने आए हैं दोस्त? केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो क्या होगा उसको जरा सा समझते हैं। जब तुम केमिस्ट्री पढ़ते हो तो अभी तक तुम बाकी सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे। कुछ लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे, कुछ लोग बॉटनी पढ़े होंगे, जूलॉजी पढ़े होंगे, कुछ लोग मैथ्स पढ़े होंगे, और फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। कहां पे? अपने नायाब बैच में। ओके। तो जैसे तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो उसका एक लैंग्वेज है, तो है हर एक सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज है। वैसे ही केमिस्ट्री का अपना एक लैंग्वेज है, एक वोकेबुलरी है। अगर तुम उस वर्ड से दोस्ती नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कतें आएंगी। नए नए वर्ड्स यहां मिलेंगे, तुम जानते हो। तो केमिस्ट्री सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक लैंग्वेज की भी लर्निंग है। इसमें इस सब्जेक्ट का अपना एक वर्ड्स है, अपना एक वोकेबुलरी है, वो यूज होता है क्वेश्चन में। तो वो कोई हिंदी का वर्ड हो सकता है या कोई इंग्लिश का वर्ड हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। वो एक सेपरेट एक नया वर्ड आएगा। तो तुम्हें एक ऐसी दुनिया में इन्वॉल्व अब मैं करा रहा हूं जिसका अपना एक लैंग्वेज है, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हम क्या पढ़ेंगे इसको? लैंग्वेज। यस, पहला बात मैंने समझा दिया। तो तुम्हें बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, नया चीज समझने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट अब हमें समझना पड़ेगा कि इसका एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसके अपने वर्ड्स हैं, सिनोनिम है। अगर तुम कुछ भी पढ़ते हो, अगर वो वर्ड्स तुम्हारे दिमाग में नहीं आया, जैसे मैंने बोला एटॉम, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर चलना चाहिए कि जैसे ही मैं एटॉम बोला तो तुम्हें पता होना चाहिए ये मैटर से निकला होगा। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, दो क्लासिफिकेशन हुए होंगे। मिक्सचर हुआ होगा दो तरीके का, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस। फिर प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके से होगा, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट जो होंगे वो सेम टाइप के एटॉम से बना होगा। ये क्या बोल दिया? बात करेंगे अभी। ये ऑल दो फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और एकदम जीनित तक ले जाऊंगा केमिस्ट्री में। इसलिए मैं बात क्या करना चाहता हूं समझना। अगर मैं बात करूंगा, एक एटॉम है ऑक्सीजन का, तो फील आना चाहिए कि एटॉम क्या था। एकदम। मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन, तो फील आना चाहिए उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक मास होगा, और वो एटॉम के चारों तरफ घूम रहा होगा। ये चीजें दिमाग में एकदम से आनी चाहिए। तब तुम केमिस्ट्री को भी विजुअलाइज करने लगोगे, जैसे मैं विजुअलाइज कर रहा हूं अभी। और मैं तब तक पढ़ता हूं, तब तक मेहनत करता हूं, जब तक कि बिल्कुल फील ना आ जाए मुझे, एकदम दिमाग के आगे एकदम फ्लो ना करे सारा कॉन्सेप्ट। तो तुम केमिस्ट्री में बेहतर कैसे बन सकते हो? जब मैं कोई भी चीज तुम्हें बताता हूं, उसका एक एक चीज तुम्हारे एकदम ब्लड सेल के अंदर ना चला जाए, मतलब क्लास में ही सब कुछ याद हो जाए। और मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा बेटा, वैसा ही कि तुम्हें केमिस्ट्री में, तुम बोलते हो इनऑर्गेनिक देखना, इनऑर्गेनिक का हर एक चीज क्लास में याद करवा दूंगा। फिजिकल क्लास में याद होगा, कुछ नहीं, घर में तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन, ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है? तो एकदम फ्लो करना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, उसके लैंग्वेज का, कोई वर्ड्स का क्या एक्चुअल मीनिंग है वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसीलिए मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम जीरो। हम स्टार्ट कहां से करेंगे? फ्रॉम जीरो। एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक्स, फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल निहायती बेसिक से। अब जब बात करते हैं केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री को फर्दर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जरा बात करते हैं। पहले हम डिवाइड करते हैं इसको फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके। फिर डिवाइड करते हैं इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फिर डिवाइड करते हैं इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ओके, तो क्या सर आप फिजिकल केमिस्ट्री पूरा करवाओगे 11th और 12th? यस। इनऑर्गेनिक 11 एंड 12? यस। ऑर्गेनिक 11 एंड 12? यस। तो ये तीनों चीज कंप्लीट होगा इस एकलव्य बैच में 11th एंड 12th। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये 11 12 वाला चीज जो है तो नीट और जेई को कवर कर लेगा? ऑफ कोर्स यस। अगर कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th टाइम पे कंप्लीट हो गया तो हमारा पूरा का पूरा एकदम घड़ी इसीलिए है, याद दिलाने के लिए कि हमारे पास टाइम है तो टक 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 चलता रहेगा। तो आज से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेक्चर टाइम पे आपको डेली मिलता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? तो मैं जब आपको एकलव्य बैच लॉन्च कर रहा था तभी बता दिया था कि 15th ऑफ जैन हमारा लास्ट डेट है। तो हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे ये सारा कुछ? कब तक कोर्स कंप्लीशन डेट क्या होगा सर? 15th ऑफ जैन, जो कि इंडिया में सबसे पहले कंप्लीट होगा। तो तुम समझ लो मेरा कितना मेहनत होगा, कितना रिगरस मेहनत होगा। ठीक है ना? मैं तैयार हूं तुम्हारे लिए जान लगाने के लिए। अब तुम डिसाइड करो कि तुम केमिस्ट्री 180 के लिए पढ़ना चाहते हो क्या? अगर तुम्हें केमिस्ट्री 180 चाहिए तभी मेरे पास आना भैया। अगर तुम्हें बिल्कुल केमिस्ट्री के बलबूते पे सिलेक्शन लेना है तभी मेरे पास आना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि डेली लेक्चर आएगा, 10:30 में लेक्चर आएगा, फिक्स टाइम है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं चेंज करेगा। 10:30 AM में आएगा लेक्चर। 5 डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज आएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और लेक्चर में सैटरडे को अपन टेस्ट भी लेंगे केमिस्ट्री का। तो सारा कवर जो हो रहा है वो कवर होगा। तो ये तुम्हें पता चल गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारा होगा कोर्स। हम 15th जैन को कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा खिचड़ी ना पके इसीलिए इसको मैं हटाता हूं। कोर्स हमेशा स्टार्ट होगा 0 से। ठीक है, तो अपने सामने बोर्ड पे लिख लो 180 आउट ऑफ 180। चलो बात करते हैं थोड़ा और, अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो पार्ट है उसको आप प्रोसेस कैसे करोगे। तो कोर्स हमें पता है मंडे टू फ्राइडे चलेगा बेटा। सबसे पहले मैं बात करता हूं केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन में फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का अब एक बच्चे ने बोला सर आप ना सारा ऐसे लिख लिख के बताना जिससे नोट्स हमारा साथ साथ बनता रहे तो दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री की जब मैं बात करता हूं तो जरा ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पढ़ेंगे क्या? जनरली हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा जो होता है किसी भी कंपाउंड्स के। समझ आया? हम इस फिजिकल केमिस्ट्री में जितना भी चीज पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते रहेंगे। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज का। इसका बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये स्टडी कैसे प्रोसीड होगा सर? तो जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा हो, चाहे वो 12 क्लास में तुम जाओगे केमिकल काइनेटिक की बात करोगे, थर्मोडायनेमिक्स की बात करोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करोगे, जितने भी चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन की बात करोगे, समझ आ रहा है ना बेटा? वो सारे चैप्टर में हम सबसे पहले करेंगे क्या? एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जिसको कि मैं नाम दे रहा हूं थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन। थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी अपन स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो क्या करेंगे? उसका थ्योरी डेवलप करेंगे। थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन उस चैप्टर का डेवलप करेंगे जिसको नाम देंगे हम कॉन्सेप्ट। क्या नाम देंगे? कॉन्सेप्ट। तो जब हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, हमने पढ़ा कोई भी, जैसे अभी पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से। तो हम करेंगे क्या? पहले ये पता होना चाहिए। जब तक तुम्हारा विजन क्लियर नहीं होगा तब तक मेहनत ही नहीं कर पाओगे। जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक मेहनत ही नहीं कर पाओगे। तो हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में हम एक थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो किसी ना किसी लॉ को डिराइव कर रहा होगा। किसी न किसी लॉ के अकॉर्डिंग ये थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन डेवलप होगा।
कोई एक लॉ होगा, कोई ना कोई लॉ होगा। जैसे अभी पढ़ेंगे अपन, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या इसी में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, बोर्स के आगे आगे बढ़े, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, फिर बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, फिर वेव क्वांटम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर वो 4 मॉडल पे ही बेस्ड है। 4 मॉडल पढ़ लेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई भी चीज जब पढ़ेंगे तो उसके पीछे कुछ लॉ होगा जो अभी तक हमें एक थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन डेवलप करेगा। उस लॉ का थ्योरी डेवलप करेंगे जिसे हम कॉन्सेप्ट का नाम देंगे, और उस कॉन्सेप्ट से तुरंत हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। जो जो बोल रहा हूं वो समझना, इक्वेशन मिलेगा हमेशा, हर एक चीज का एक इक्वेशन मिलेगा। अच्छा हाँ, जिसे हम फॉर्मूला का नाम देंगे या फिर कुछ भी बोल देंगे उसे। तो एग्जाम में क्या आएगा, ये लॉ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, ये लॉ से जो इक्वेशन डिराइव किया उसके ऊपर बेसिक चीज आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस इक्वेशन को जो हमने डिराइव किया है इसका एप्लीकेशन आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम नाम देते हैं, जिसे हम स्किल्स डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो सब चैप्टर का अलग अलग डिमांड है, वो समझो। तो ये चैप्टर, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है काफी लॉजिकल है। इसमें एक तो लॉ पढ़ेंगे, तो लॉ पढ़ने में हमें मजा आएगा कि साइंटिस्ट ने क्या लॉ बोला क्या नहीं बोला। उससे थ्योरी कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फिर उससे इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर इक्वेशन जो डिराइव करेंगे उसके एप्लीकेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री में एक बड़ा बढ़िया बात है कि न्यूमेरिकल जो होगा डेटा वाला, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में ही होगा। तो ये तो और आसान हो गया सर, हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे न्यूमेरिकल नहीं होगा सॉल्व करने वाला। तो देखते ही खट खट खट, हाँ मजा आ रहा है, तुम लोगों को समझ पा रहे हो। तो यहां पे तुम्हें पेन चलाना पड़ेगा, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा, थ्योरी डेवलप करने के टाइम पे एक एक चीज ख्याल रखना पड़ेगा। जब फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब डिमांड होगा और हम फुलफिल करेंगे तो बिल्कुल स्कोर करेंगे। अब बात करते हैं किसका, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद बात करते हैं सर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल के बाद इनऑर्गेनिक की बात मैं करूंगा, इनऑर्गेनिक की बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक को समझने के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी बात करेंगे तो ये केमिस्ट्री क्या डिस्क्राइब करेगा, ये सारे एलिमेंट्स की बात करेगा। अरे वाह सर, ये इसीलिए तो ये मजेदार है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या डिस्क्राइब करता है, ये ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको डिस्क्राइब करेगा। अब तुम लोगों को थोड़ा, बहुत सारे लोगों को एलिमेंट्स ही नहीं आता होगा, मैं वो भी बताऊंगा अभी, इसलिए बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री में कोई वर्ड्स मैंने यूज किया तो पता होना चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं और इसके कंपाउंड्स हैं उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स की बात करेंगे। इसमें किसकी बात करेंगे, सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, और कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, एक्सेप्ट, ओहो हो, यानी कि कुछ है लफड़ा। यस, वो एलिमेंट जो कार्बन से होगा और हाइड्रोकार्बन्स होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होंगे, उसको यहां पे स्टडी नहीं करेंगे सर। हम सारे एलिमेंट्स की इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, जिसे पीरियोडिक टेबल का नाम देंगे, पूरा एलिमेंट्स पढ़ेंगे, याद कर लेंगे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल क्लास में भाई लोग। फिर हम जितने भी एलिमेंट्स है उसका कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, एक्सेप्ट, ध्यान देना इंग्लिश में EXCEPT लिखा है, मतलब इसके अलावे, किसके अलावे, एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, इट्स डेरिवेटिव। अच्छा सर, मजा आ गया सर, यानी कि इसीलिए इनऑर्गेनिक इतना इंपॉर्टेंट है। यस, तुम लोगों को इनऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं जाती है, इनऑर्गेनिक में तुम्हें ऐसे ही हवा में निकाल दिया जाता है, जबकि ये केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिसको तुमने अपने ब्लड सेल में अगर नहीं घुसाया तो पूरा केमिस्ट्री में परेशान रहने वाले हो, तुम पूरा केमिस्ट्री में परेशान रहने वाले हो भाई। तो हम परेशान नहीं रहेंगे सर, हम तो फोड़ेंगे पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री को। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो बड़ा बढ़िया होता है, हर एक बच्चा कर लेता है,
हर एक बच्चा करता है, थ्योरी पढ़ता है, कुछ लॉ पढ़ता है, लॉ में इक्वेशन डिराइव करता है, उसके बेसिस पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, हो गया पूरा। लेकिन जब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इसमें थ्योरी ही थ्योरी, थ्योरी ही थ्योरी, थ्योरी ही थ्योरी, कंपाउंड्स ही कंपाउंड्स, लफड़ा शुरू हो जाता है। इसीलिए अपन इस पे इतना स्ट्रेस डाल रहे हैं। दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेन्स 5 चैप्टर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेरियोडिक प्रॉपर्टीज, जो इसे को तुम पेरियोडिक टेबल का नाम दे देते हो, और केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 चैप्टर बेस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और मैं तो इन दोनों चैप्टर को बेस ऑफ द केमिस्ट्री मानता हूं। इसमें से एक चैप्टर आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ही एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसलिए मैंने जान के चेंज किया। यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बेस ऑफ द केमिस्ट्री है, बेस यहां से स्टार्ट होगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा? पीरियोडिक टेबल। कौन सा पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से, इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा, और इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताओ? केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 चैप्टर बहुत ही तगड़ा तैयार कर लेंगे तो अपन केमिस्ट्री में एकदम घोटा लगाने के लायक हो जाएंगे, एकदम डीप एंटर कर लेंगे। तो ये समझ में आया है, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस, एलिमेंट्स को डिस्कस करता है, इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। कंपाउंड, सारे कंपाउंड्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स को ये डिस्कस करता है, एक्सेप्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो तुम अब समझ ही गए हो कि ऑर्गेनिक में क्या होने वाला है। ऑर्गेनिक इतना बड़ा हो चुका है कि कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव की ही उसमें बात करते हैं। तो जब ये हो गया, तब अपन स्टार्ट करेंगे क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे वाह सर, क्या मजा आएगा हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है लिविंग सब्सटेंसेस को, लिविंग सब्सटेंसेस को। इसमें किसकी स्टडी करते हैं अपन? लिविंग सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोग हैं, हाँ बिल्कुल, हम लोग को मिट्टी के अंदर डाल दिया, मर गए, 100 साल हो गया, तभी बन गया कार्बन। कार्बन कैसे बनता है? लिविंग सब्सटेंसेस हम लोग हैं, पेड़ पौधा है, ये सब जमीन के अंदर चला गया, फिर 100 साल हो गया, 50 साल हो गया, 200 वर्ष हो गया, उसके बाद अगर हमें हटा के निकाला जाए तो हम क्या मिलेंगे? कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा लिविंग सब्सटेंसेस को डिस्कस करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये डिस्कस करेगा कार्बन को और इसके डेरिवेटिव को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइड्रोकार्बन। तो लिविंग सब्सटेंसेस को अगर 200 इयर्स तक छोड़ देते हो तो हमें क्या बनता है? कार्बन मिलता है। क्या बनता है? कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा हम क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बन, और बेसिकली हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम पढ़ेंगे 2 चीज, एक तो कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यस सर, मजा आ गया। तो कार्बन का पूरा ऑपरेशन करेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे कहां पे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके लिए अभी कोई भी बेसिक चीज स्टार्ट नहीं किया मैंने। सबसे पहले मैं ये 2 चैप्टर पूरा अच्छे से कराऊंगा, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से कराऊंगा, फिर तीसरे में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट। ये 4 चैप्टर बिल्कुल 11th का पोर्शन को पूरा बेहतर करेगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर जिसे नहीं आया वो केमिस्ट्री को पढ़ ही नहीं पाएगा भैया। तो ये 4 चैप्टर कराने के बाद मैं बाइफरकेट करूंगा, ऑर्गेनिक के ऊपर एंटर करूंगा, और ऑर्गेनिक में सबसे पहले पढ़ेंगे जो नोमेनक्लेचर है, जीओसी है, और आइसोमेरिज्म है, जिससे कि कोई भी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लायक हो जाएंगे। अब तो इतना बेसिक डिमांड है केमिस्ट्री का, जो मैं तुम्हें सबसे पहले बोल दिया। जो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, जो बच्चा अपने मन से चलेगा, वो केमिस्ट्री कभी जीवन में नहीं सीख पाएगा। हमेशा उसका कोई ना कोई पार्ट खराब रहेगा, या तो ऑर्गेनिक खराब रहेगा, या तो इनऑर्गेनिक खराब रहेगा, या तो उसे फिजिकल खराब रहेगा। तो केमिस्ट्री का पूरा बेस ही है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम पहले ही दिन से बहुत ही सीरियसली लेते हुए चलेंगे, और इसके ऊपर पूरा काम करेंगे, खूब सारे होमवर्क करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन। तो आपने ये तो बता दिया सर कि हम इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, लेकिन अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बच्चे से क्या रिक्वायरमेंट है? हम पढ़ने आए हैं केमिस्ट्री, हम पढ़ने आए हैं केमिस्ट्री। यस, बहुत बढ़िया।
हमारा टारगेट है फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना केमिस्ट्री में। कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने अभी तुम्हें बताया केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज है जिसे डेप्थ में हमें समझना। अब जब केमिस्ट्री सब्जेक्ट डेवलप हुआ तो हुआ क्या? ये एक्चुअल में क्या है केमिस्ट्री? ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस है केमिस्ट्री। क्या है दोस्त? एक्सपेरिमेंटल साइंस है। यानी कि एक्सपेरिमेंट कहां पे होता है? एक्सपेरिमेंट कहां पे होता है बताओ? लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में रिसर्च हुआ। लेबोरेटरी में रिसर्च हुआ और लेबोरेटरी के रिसर्च करने के बाद कुछ कंपाउंड्स बनता है। सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। तुम लोग एक्चुअल में ये केमिस्ट्री को समझते ही नहीं हो, इसीलिए हमेशा बोलते हो कि हमें याद करना पड़ रहा है। नहीं, गलत गलत समझ ही रखे हो तुम। याद नहीं करना पड़ता है। समझो तो क्या है ये साइंस? ये साइंस ही ऐसा है जिसमें दो, एक इधर हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिला दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बोलो हाँ, है ना? जल्दी बोलो। तो क्या बन गया? पानी बन गया। अब ये भैया साहब, जब H2O पानी मिल गया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, मिला दिया तो पानी बन गया, ये कैसे बना? ये एक्सपेरिमेंट हुआ। कहां पे हुआ? लेबोरेटरी में हुआ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम हर एक चीज को जो आज पढ़ रहे हैं वो पहले लेबोरेटरी में रिएक्शंस किया गया, उसके प्रोडक्ट बनाए गए, फिर हमारे पास आया। समझो बात को, इसकी डिमांड क्या है सब्जेक्ट की। तो लोगों ने रिएक्शंस किया, उससे कोई प्रोडक्ट बना और हमें उस प्रोडक्ट को समझना है। तो पहले लेबोरेटरी में रिसर्च करके वो प्रोडक्ट तैयार हो गया है। समझो बात को। रिएक्टेंट मिलाया, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी को मिलाया और इससे क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। प्रोडक्ट मिला, क्या क्या मिला? प्रोडक्ट मिला, फाइनल प्रोडक्ट मिला। चलो ये वाला मैंने ऐसे रिएक्शंस किया, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी से प्रोडक्ट फाइनल मिला दिया। अब केमिस्ट्री में होता क्या है? हमें इस प्रोडक्ट को समझना होता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। समझना। ऑर्गेनिक में पूरा यही करेंगे, इनऑर्गेनिक में पूरा यही करेंगे। हम एक रिएक्शंस करेंगे, दूसरे करेंगे, हम ये प्रोडक्ट देखेंगे, हम ये समझेंगे ये प्रोडक्ट कैसे बना। तो हमने क्या किया? कुछ टूल्स डेवलप किए इस चीज को समझने के लिए। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तुम्हें लफड़ा मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होता है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में, क्योंकि इसमें सीधा न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, कोई फॉर्मूला मिलता नहीं है तुम्हें। होता क्या है? लॉजिक होता है इसमें। अच्छा सर, यही सब बात तो समझना इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा लॉजिकल साइंस है। क्यों लॉजिक है? क्योंकि ये तुम्हें समझाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। अच्छा भाई साहब, ऑर्गेनिक में भर भर के लॉजिक है, तो थोड़ा सा खोपड़ी को खोल के करना पड़ेगा काम। ये भी लॉजिकल साइंस है, यस। तो जब तुम केमिस्ट्री पढ़े तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, लेबोरेटरी में रिसर्च हुआ, उससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। अब इस प्रोडक्ट को हमें समझना है, तो हमें कैसे खाक समझ में आएगा? हम तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए, मिला दिए, अब अंदर क्या हुआ? उसके लिए समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन में क्या था, उसके लिए समझना पड़ेगा ऑक्सीजन में क्या था। फिर हम देखेंगे कि वो जो H2O बना उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज निकल के आया। तो हम डेवलप करते हैं मैकेनिज्म। क्या डेवलप करते हैं बेटा? मैकेनिज्म। समझना, बहुत मेहनत किया है अभी तक मैंने तुम्हारे लिए, और पूरा साल मेहनत करूंगा, और इंडिया का किसी भी टीचर से बेस्ट कंटेंट तुम्हें दूंगा, बिल्कुल रिलीवेंट। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा कि कैसे ये चीज संभव है। एक्चुअल में यह है एक्सपेरिमेंटल साइंस, लेबोरेटरी में हुआ, रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बन गया। अब हमें इस प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। अब क्या हुआ? कुछ लोग तुम्हें आएंगे और सीधा प्रोडक्ट रटवा देंगे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। खाक समझ में आएगा तुम्हें केमिस्ट्री, इसीलिए इंटरेस्ट तुम्हारा खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसके बीच में क्या हुआ, कॉल्ड मैकेनिज्म। तो हर एक रिएक्शंस को इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो मैकेनिज्म वर्ड में बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक में, उसके लिए डेवलप हुआ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि टूल्स हैं। जैसे वहां पे फॉर्मूला मिला है कि नहीं? फिजिकल में क्या मिला तुम्हें? फॉर्मूला मिला, और इसके एप्लीकेशंस को पूछा, तो तुम्हें इस फॉर्मूला पे काम करना सीखा है, तो तुम्हारा फॉर्मूला बहुत अच्छे से बन गया, तो तुम फिजिकल के न्यूमेरिकल करने लगोगे, मजा आएगा तुम्हें। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी मिलता रहता है तुम्हें, थ्योरी ही थ्योरी। गलत। इसमें वही टूल्स हैं जिसको मैं
जिसको मैं मैकेनिज्म का नाम देता हूं, और कुछ ट्रेंड्स हैं। तो अगर उन चीजों का ख्याल रखेंगे हम, तो अपने आप चीजें समझ में आएगी। अब एक बड़ा ही जनरल सा बात है कि सर, इसमें एक्सेप्शंस जहां पे आता है ना, तो हमारा दिमाग हिल जाता है। एक्सेप्शंस क्यों आता है वो समझो। क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, लेबोरेटरी रिसर्च में बना है। तो कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके एक कंपाउंड बन गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किसी और को मिला दिया तो कोई दूसरा कंपाउंड बन गया। ये जो कंपाउंड बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाने के बाद H2O, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है जो दूसरे प्रॉपर्टीज को मिला। तो अब ये तो प्रोडक्ट तैयार है भाई। अब इस प्रोडक्ट को हमें समझना होगा। तो जो एक सेट ऑफ रूल है वो कभी भी काम नहीं करता है यहां पे, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, ये रियल चीज है, ये आइडियल है। अच्छा, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, तुम आइडियल चीज पढ़ते ही नहीं हो। आइडियल चीज बोला जाता है, गलत बोल रहा हूं, ये रियल है, ये आइडियल, ये रियल है। फिजिक्स में हम रियल चीज कभी नहीं पढ़ते, हम बाद में पढ़ते हैं। पहले मैं फिजिक्स में तुम्हें स्टार्ट किया कि एक ब्लॉक है जो चलना शुरू किया स्मूथ सरफेस पे, क्योंकि मैं फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, ऐसा मैं समझता हूं, और आप लोग का भी आशीर्वाद है, प्यार है इतना, तो मुझे समझ आ जाता है। तो वहां पे सबसे पहले देखो स्मूथ सरफेस पे एक बॉल को चलाते हैं, लेकिन रियल चीज ये नहीं है, कहीं दुनिया में स्मूथ सरफेस मिलता है? ये सरफेस स्मूथ रहता तो अपन गिर जाते। फिर स्मूथ सरफेस के ऊपर सारा चीज पढ़ लेते हैं कि स्मूथ सरफेस पे कैसे काम होता है, फिर इंक्लाइन सरफेस पे कैसे काम होता है, स्मूथ स्मूथ स्मूथ। फिर अपन स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन डाल के। अभी तक हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। क्या दुनिया में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है? अगर मैं बोलूं एक कार है हमारे पास, ये मान लो कार है, इसको हम चला रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। लेकिन शुरुआत के 4 चैप्टर तक हम सिर्फ फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अच्छा, तो इस सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही दिक्कत ही है, हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो केमिस्ट्री में एवरीथिंग रियल है बेटा, रियल। रियल में जो होता है, पानी रियल में पीते हो तुम, ग्लूकोज रियल में पीते हो तुम, चीनी शुगर रियल में खाते हो तुम घर में। हाँ सर, सही बात है। हवा, ऑक्सीजन जितने भी हैं, जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तुम इजेक्ट करते हो, जितने भी रियल चीज है जो रियल लाइफ में सीधा तुम्हें मिलता है, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो रियल चीज कभी भी एक सेट ऑफ रूल पे चलता ही नहीं है, यहां पे एक्सेप्शंस होगा ही होगा। यहां पे बहुत ही नेचुरल फिनोमिना सब है जो थोड़ा डेविएट करता है। जैसे हम लोग रियल हैं, हम लोग का नेचर थोड़ा डेविएट कर जाता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। मैंने केमिस्ट्री में खूब मेहनत कर ली तो बहुत मजा आ रहा है मुझे, है कि नहीं? पढ़ाने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और मैं इसी चीज को समझ पाया हूं अभी इतने दिनों में। तो मुझे ये बात समझ आया कि भैया ये तो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, लेबोरेटरी रिसर्च है, इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुका है, बन चुका है भैया, और ये रिएक्शंस करा के लोगों ने बना दिया ये प्रोडक्ट। अब तुम्हें ये प्रोडक्ट को किताब में लिख के पढ़ाया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इसको समझने के लिए हमें मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, हमें कुछ ट्रेंड्स पढ़ने पड़ेंगे, हमें कुछ और टूल्स एंड टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा इस लॉजिकल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को लॉजिकली समझने के लिए। तो इसीलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नो डाउट लॉजिकल होगा, और इसमें कहीं ना कहीं छीटा तुम्हें दिखेगा किसका? रट्टाफिकेशन का। यस, अंडरस्टैंड द थिंग्स। डिमांड ही यही है। क्या तुम में से हर एक बच्चा अगर केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 का डिमांड करते हो मुझसे, तो मैं तुम्हें जरूर बोलूंगा भैया मुझे खुद समझना पड़ता है, मुझे खुद याद रखना पड़ता है। अगर मैं खुद याद नहीं रखूंगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो केमिस्ट्री में अगर 180 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 की बात करते हो, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। जब हम लॉजिक को समझेंगे तो कुछ एक्सप्लेनेशन डिमांड करेगा, कुछ मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म और एक्सप्लेनेशन के थ्रू कुछ चीज हमें याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ सेट ऑफ रूल्स वहीं पे काम करेगा, बाकी जगह काम नहीं करेगा। तो एक जनरल चीज भी हम पढ़ेंगे, और कुछ चीज यूनिक होगा जो पर्टिकुलर लेवल में होगा। जैसे मेरे अंदर कुछ चीज यूनिक होगा, तुम जितने भी बच्चे हो, क्या तुम्हारे अंदर सब कुछ कॉमन है? तुम सब नीट की तैयारी करते हो, तुम सब जेईई मेन की तैयारी करते हो, तुम सब एग्जाम दोगे, लेकिन तुम्हारा जो है एटीट्यूड, तुम्हारा जो है समझने का क्षमता, तुम्हारा जो
किस तरीके से तुम बिहेव करते हो सिचुएशन को, क्या वो सेम है? नहीं भैया नहीं। तो ये जो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, आयंस पढ़ेंगे, एटॉम्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या वो सेम होगा? नहीं। तो इसीलिए सबके को समझना पड़ेगा। जैसे मुझे पढ़ाने के टाइम पे हर एक बच्चे को समझना पड़ेगा। कुछ बच्चे लॉजिकली बहुत जल्दी कैच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वैसे ही इसको समझो। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की स्टडी जब हम करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, यस, इसमें बहुत हद तक तुम्हें कहीं ना कहीं चीजें समझ के याद रखनी। अगर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्या तुम लोग अभी इस बात को दिमाग में सेट कर लिए हो, मैं ऑर्गेनिक को मैथ्स की तरह पढ़ाऊंगा? अरे वाह, मैथ्स की तरह एकदम फॉर्मूला बताओगे, काम कराओगे? यस। ऑर्गेनिक को मैंने नाम दिया इट इज अ सेकंड मैथमेटिक्स। सर वो तो हमें नहीं आता। आदित्यानंद है ना तुम्हारे सामने, बेसिक मैथ्स पढ़ा के समझाया ना सब कुछ, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी समझाऊंगा। ये सेकंड मैथमेटिक्स है। सही बता रहा हूं, मैं एक इंजीनियर हूं। मुझे केमिस्ट्री का सी नहीं आया था जब मैं पढ़ाई करता था। अपनी कहानी बताता हूं। जब मैं गया शिशिर मित्तल सर से पढ़ा, उन्होंने पहला चीज पता है क्या शुरू किया था? मुझे याद है, सॉलिड स्टेट। और दूसरा चीज स्टार्ट किया था, 3 दिन सॉलिड स्टेट और 3 दिन स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक। मैंने सोचा सर ने तो पढ़ाया नहीं हमें नोमेनक्लेचर, हमें कैसे आएगा? लेकिन सर की बात हमने माना। सर ने बोला देखो, पूरा केमिस्ट्री जीओसी पे चलता है ऑर्गेनिक, चुपचाप मेरा बात सुनो, अभी पता चल जाएगा। उन्होंने जीओसी पढ़ाए हमें, मस्ती में बढ़ बढ़ के पूरा जीओसी पढ़ा डाला, क्वेश्चंस लाइन से करवाए, और इतना मजा आने लगा। उसके बाद पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डेवलप करेंगे हम टूल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रियोनेंस इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, समझ आया कि नहीं आया? फ्री रेडिकल्स, ये सब जो डेवलप करेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स स्टेबिलिटी, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता है, वो सब चीजों को जब समझेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो तुम लोगों को नहीं आता है, और वो है आइसोमेरिज्म। इसको जब पूरा समझ लेंगे ना, मजा आने लगेगा। पूरा केमिस्ट्री सिर्फ ये 2 चैप्टर की बेस से तैयार होता है। समझ आया? तो अभी इतना देर से मैं आधे घंटे से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा टारगेट है तुम्हारे केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180 दिलाना, 100 आउट ऑफ 100 दिलाना। तो मैं इस टारगेट को तब अचीव कर पाऊंगा जब मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों में तुम्हें एकदम कब्जा, एकदम फोड़ने वाला बच्चा बना दूंगा। ये तब हो पाएगा जब तुम समझ पाओगे कि फिजिकल तो सर समझ आएगा, फिजिक्स की तरह है ये, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की वजह से मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है, लेबोरेटरी में रिसर्च हुआ, उससे कोई प्रोडक्ट बना और हमें ये प्रोडक्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो क्या तुम सब स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मास्टरी हासिल करना चाहते हो? जब तक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं आएगा, तुम केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बेकार नहीं हो पाएगा सिलेक्शन तुम्हारा। तो मुझे अभी तुरंत कमेंट करो, तुरंत पॉज करो, पॉज कर दो, 5 सेकंड का टाइम लो, सोचो अंतरात्मा में, लिखो कि सर हम केमिस्ट्री नहीं, हम इनऑर्गेनिक में मास्टरी हासिल करेंगे, हम ऑर्गेनिक में मास्टरी हासिल करेंगे, हम फिजिकल में मास्टरी हासिल करेंगे, ये हम गारंटी देते हैं। और ये जल्दी से कमेंट करके बताओ, और ये तब लिखो जब तुम्हारे अंतर से ये आवाज आ रही है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा 100%, एकदम एक भी क्वेश्चन छूटने के लिए नहीं। समझ गए बेटा? रेफरेंस बुक पहले ये कमेंट करो कि सर हम इनऑर्गेनिक में मास्टरी हासिल करेंगे विद डबल ए, इनऑर्गेनिक डबल ए लव कमेंट करो, ऑर्गेनिक डबल ए लव कमेंट करो, और क्या जल्दी से बताओ, फिजिकल डबल ए लव, उसके बाद लिखो हम इस तीनों को फोड़ेंगे। और अपने अंतर में जब तक ये विश्वास नहीं जागृत करोगे कि तुम केमिस्ट्री के इन तीनों पोर्शन को बहुत बढ़िया फोड़ सकते हो, तब तक तुम नहीं फोड़ पाओगे। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो ये मैंने पूरा रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, मैं कैसे सप्लाई करूंगा, वो मैंने तुम्हें बता दिया। मैं पढ़ाऊंगा बेटा 180, और कोई भी कंटेंट इंडिया के किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर से बेस्ट मिलेगा, इसकी गारंटी छोड़ दो। इसकी गारंटी मेरे ऊपर रहने दो ना, मैं वादा करता नहीं हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं 360 की, 180 केमिस्ट्री 180, तुम गारंटी दो कि जो जो बोलूंगा वो करते चले। ठीक है बेटा? चलो अब सर पढ़ाई चैप्टर स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। ये चैप्टर क्या है सर? इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर।
जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ा इससे पहले की बात को समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये एटॉम क्या है। तो ये वर्ड जो एटॉमिक आया है ये एक ग्रीक वर्ड है एटोमिया, एनसीईआरटी का बुक रेफरेंस। एटोमियो क्या है? एटोमियो क्या है? एटोमियो। ये एटोमियो क्या होता है सर? ये एटोमियो वर्ड के ही चलते डाल्टन ने अपना फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया था। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल डाल्टन ने दिया था। ये एटोमियो का क्या मतलब होता है? इसका दो मतलब होता है एटोमियो का। एक ही मतलब है और करके लिखूंगा मैं, एक ही मतलब है और करके लिखूंगा मैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसे तुम काट के और फर्दर नहीं ले जा सकते हो। इनडिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं हो सकता। आ गया समझ में? एटोमियो का मतलब क्या होता है? इनडिविजिबल, अनकटेबल, इसको तुम काट नहीं सकते। समझ आया? क्या है ये क्या है? इनडिविजिबल है। और एटोमियो का क्या मतलब होता है? इनडिविजिबल और अनकटेबल। देखो ध्यान से, अनकट, अनकट लिखो, अनकट। अच्छा सर, ये जो दो वर्ड है वो एटॉम को डिस्क्राइब करता है। यस, एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, अनकटेबल। ये ग्रीक वर्ड्स हैं बेटा। यानी कि हमारे लिए एटॉम जो है उसको हम काट के कुछ और नहीं कर सकते और एटॉम का फर्दर चीज हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। ये सबसे पहला मॉडल जो दिया डाल्टन ने, उसने भी यही चीज बताया कि एटॉम्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। कोई भी जो सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसको काटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, तो क्या मिलेगा? एटॉम मिलेगा। क्या मिलेगा? एटॉम मिलेगा। ऐसा किसने बोला? डाल्टन ने बोला। तो फिर ये चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम क्यों है सर? अगर काट काट के अगर मुझे कोई मैटर मिला, कोई मैटर है, कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है जल्दी बताओ? मैटर विच हैज मास और विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई एनीथिंग। अभी लिखूंगा, टेंशन मत लो। तो मैटर मिला मेरे को, मैटर को मैंने बोला मैटर तू कट, इसको काट के मैंने कुछ पढ़ा तो कुछ और निकला, फिर 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 कुछ और निकला। काटते जा रहा हूं, 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 तो अंतिम में क्या मिलेगा? वो मिलेगा एटॉम। किसने बोला? डाल्टन ने बोला कि एटॉम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर और सब्सटेंस। अच्छा, इसके नीचे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता? नहीं। किसने बोला? डाल्टन ने। लेकिन अब अलग कहानी है। हम अब के समय में जो एटॉम को पढ़ने वाले हैं, सर एटॉम क्या होता है नहीं आता मुझे, तो पहले एटॉम बता देता हूं तब पढ़ा दूंगा। अभी तो एटॉम के बारे में बताया कि अगर कोई मैटर है, क्या है? इंट्रोडक्शन का अगला पार्ट क्या है? मैटर है। चलो मैटर है। मैटर क्या है जल्दी से बताओ? व्हाट इज मैटर? जल्दी से मैटर का डेफिनेशन बताओ। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। इसके पास क्या हुआ? मैटर हैज मास, लिखो यहां पे, विच हैज मास, मैटर हैज मास, एंड दूसरा पॉइंट क्या है इसका? विच ऑक्यूपाइज स्पेस। क्या करेगा ये जल्दी से बताओ? ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर इस दुनिया में कुछ भी है विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का फर्दर क्लासिफिकेशन किया हमने। मैटर को फर्दर हमने क्या किया? क्लासिफाई किया दो पार्ट में। अच्छा, ये मैटर दो तरीके से क्लासिफाई हुआ। यस, पहला क्लासिफिकेशन हुआ है प्योर सब्सटेंस। किसमें हुआ? प्योर सब्सटेंस में। एक एक चीज बड़ा ही बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, फील करवाऊंगा केमिस्ट्री। और दूसरा मिक्सचर। ये जो चीज हमने बनाया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा। मैटर को हमने दो चीज में डिवाइड कर दिया, एक प्योर सब्सटेंसेस में और एक मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंसेस वो चीज होता है जिसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। समझ में आया? फिजिकल मेथड से हम प्योर सब्सटेंसेस को के कंपोजिशंस को, बाकी चीजों को हम अलग नहीं कर सकते। और मिक्सचर है जिसे फिजिकल मेथड से हम अलग कर सकते हैं। लिख दूंगा ये सब, टेंशन मत लो। वो मिक्सचर है। मिक्सचर दो तरीके का फर्दर क्लासिफाई होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर।
होमोजीनियस, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसका कंपोजिशन और डेंसिटी यूनिफॉर्म होता है सब जगह, उसको बोलेंगे अपन होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि तुम चीनी और पानी मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, मिलाते मिलाते और पूरा मिला दो, एकदम पूरा घोल मिला दो पूरा, तो वहां पे कहीं पे भी थोड़ा सा भी लोगे एक चम्मच तो वही टेस्ट आएगा। अब तुम नीचे वाला चम्मच ले लो या उस पानी को 5 कटोरा में रख दो, अब पांचों कटोरा में से अलग अलग टेस्ट करो, सबका सेम कंपोजिशन मिलेगा। सही बात है। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो भी होगा उसका क्या क्या सेम होगा, जल्दी से बताओ। कंपोजिशन और डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा। समझ आया? यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डेंसिटी होगा। बहुत ही बढ़िया बात है सर। फॉर एग्जाम्पल, अरे बताया तो अभी, ग्लूकोज ले लो, पानी ले लो, लिख रहा है एग्जाम्पल ग्लूकोज पानी, ये सब पढ़ाएंगे क्या आप? हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है एटॉम समझाने के लिए कि मैटर है विच हैज स्पेस। ये फर्स्ट चैप्टर में पूरा आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रो देना जरूरी है। मैटर दो पार्ट में क्लासिफाई किया हमने, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर में। मिक्सचर होमोजीनियस होगा जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डेंसिटी होगा। डेंसिटी अच्छा से नहीं लिखा मैं, इसको अच्छे से लिखो तुरंत। डेंसिटी अच्छा से नहीं लिखा मैं, इसको अच्छे से लिखो, जल्दी से लिखो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डेंसिटी। लेकिन ये हेट्रोजीनियस क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा इसमें। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड डेंसिटी। जैसे कि बालू ले लो, सैंड और पानी मिला दो, बालू और पानी का मिक्सचर मिल ही गया, लेकिन यहीं पे हो सकता है बालू के कण कण हो गए होंगे तो थोड़ा सा ऊपर अलग मिलेगा, नीचे अलग मिलेगा। सबसे नीचे जाओगे तो सारा बालू बैठा रहेगा, तो वहां पे अलग ही लेवल का मिलेगा। तो वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो मिक्सचर वो चीज होता है जिसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू तुम क्या कर सकते हो? बिल्कुल उसके इंटीग्रेंट को, उसके कंपोजिशंस को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हो, निकाल सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो मिक्सचर को तुम सेपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड्स, और प्योर सब्सटेंसेस को तुम नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मेथड। प्योर सब्सटेंसेस में जो भी चीज होगा वो फिक्स्ड कंपोजिशन में होगा। ये कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड। लिख लो, कांट बी सेपरेटेड, लिख लो, कांट सेपरेट थ्रू फिजिकल मेथड, कांट सेपरेट थ्रू फिजिकल मेथड, लिखने दो बढ़िया तरीके से, थ्रू फिजिकल मेथड। ओके, बहुत बढ़िया। और इसका दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा है कि ये सेपरेट बिल्कुल नहीं हो सकता फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंसेस। हाँ सर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके जो भी कंपोजिशन होंगे वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, फिक्स्ड रेशियो में होगा, फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। ओके, इसमें नहीं होगा। इसमें यू कैन सेपरेट, मिक्सचर को क्या करोगे? यू कैन सेपरेट, यू कैन सेपरेट। तो क्या लिखोगे? कांट सेपरेट, कैन सेपरेट, कैन सेपरेट थ्रू या बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। यस, तुम अलग अलग कर सकते हो, है कि नहीं? इसको छान लो तो पानी अलग, बालू अलग, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, और इसको बॉयल करते जाओ, बॉयल करते जाओ, चीनी पानी मिला दिया तुमने, बॉयल करते जाओ, पानी पूरा उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा, है ना? तो मिक्सचर को फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, जो भी इनके कंपोजिशन और इंग्रेडिएंट यूज किया तुमने। लेकिन इसके अंदर ये जो फिक्स्ड कंपोजिशन है वो नहीं होता है, इसके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन होता है। क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन होता है। वेरिएबल कंपोजिशन, कुछ फिक्स नहीं होता। अच्छा, क्योंकि मान लो तुम 50 ग्राम पानी में 1 लीटर, 50 ग्राम चीनी में 1 लीटर पानी का भी मिक्सचर बना लो, या तुम एक केजी पानी और 1 लीटर पानी और 1 केजी चीनी का भी मिक्सचर बना लो, तो ना मन है। इसमें कोई भी मिक्सचर कभी भी जब बनेगा तो कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है। मिक्सचर कभी भी बनेगा, इसको तुम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो।
होमोजीनियस हेट्रोजीनियस होगा, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट तुम फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। और ये नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, ज्यादा मत तेज बनना, एक एक चीज समझो। ये फिक्स्ड कंपोजिशन में होगा। बहुत सुंदर सर। क्या इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है सर? जैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ मिक्सचर का, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। यस, प्योर सब्सटेंसेस इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड कंपाउंड, अनदर इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अच्छा, अब आया समझ में। ये है एलिमेंट्स और ये है कंपाउंड्स। यस, एलिमेंट्स में सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम होगा, इसमें सिर्फ एटम सिंगल टाइप ऑफ एटम होगा। एलिमेंट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है। अच्छा, ये सबसे तगड़ा बात था सर। अब आया समझ में कि हमेशा हम एटॉम जो पढ़ेंगे वो किसी न किसी एलिमेंट का होगा। एटॉम किसी न किसी एलिमेंट का होगा। और एलिमेंट क्या होता है? जो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से बन, एटॉम से बन के बना होता है, मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। क्या है वो? जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन। क्या है वो? जल्दी से बताओ। जैसे ऑक्सीजन है, O2 लिखते हैं। हाँ सर। फास्फोरस है, P4 मिलते हैं। सल्फर है, S8 लिखते हैं। ये सब क्या है? सिंगल एटसेट्रा, सिंगल टाइप ऑफ एटॉम से मिलकर बना है। ये क्या है? ये सब एलिमेंट्स है। ओके सर। और कंपाउंड्स क्या होगा? ये टू और मोर टाइप्स ऑफ एटॉम या आयन से मिलकर बना होगा। कंपाउंड्स क्या होगा? जल्दी बताओ। टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम, टू और मोर टाइप्स ऑफ एटॉम और आयन से मिलकर बना होगा। कंपाउंड्स कैसे बना होगा? टू और मोर टाइप्स ऑफ एटॉम और आयन से मिलकर बना होगा। फॉर एग्जांपल लो, जल्दी से एग्जांपल लो। यस सर, जैसे कि मान लो H2O, ये दो अलग अलग एटॉम है, हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के, ये कंपाउंड्स है। जैसे मान लो CH4, मीथेन है, ये इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है? अलग है। जैसे मान लो ग्लूकोज लो, C12, H22, O11, ये सब क्या है भैया? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से मिलकर बना हुआ है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे? कंपाउंड्स में टू और मोर टाइप्स ऑफ एटॉम्स और आयन होगा। कुछ आयनिक कंपाउंड्स देखो, NaCl देखो, NaCl। यस, ये आयंस में Na+ और Cl- मिलकर बना हुआ है। तो यहां पे तुमने देखा कि यहां से आयनिक और कोवेलेंट टाइप के कंपाउंड्स अलग अलग तरीके से करके बनेंगे। तो ये एक बेसिक चीज तुम्हें समझ में आया कि मैटर है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और इसके पास मास होता है। इससे दो चीज हमने पढ़ाया, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये चीज को थोड़ा सा मैं कवर करना पसंद करूंगा एक अलग कलर से, जैसे कि ब्लू कलर से कवर करता हूं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। ये होमोजीनियस मिक्सचर और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बहुत बढ़िया। यहाँ का क्लासिफिकेशन फिर से कवर करो जल्दी से, फटाफट से। यहाँ पे दूसरा कलर मैंने यूज किया, ये वाला कलर यूज करता हूं मैं। ये प्योर सब्सटेंसेस हो गया। प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके से, एलिमेंट्स हो गया और कंपाउंड्स हो गया। और इसके एग्जाम्पल बन गए। पूरा मजा आ गया ये पेज को समझने में, तो जल्दी से बता दो। केमिस्ट्री हम फील करेंगे, महसूस करेंगे। मैंने अभी तुम्हें सिर्फ ये बताया कि एटॉम हमेशा किसी न किसी एलिमेंट्स का होगा। एलिमेंट्स सिंगल टाइप के एटॉम से बन के बना होगा। यस, जो भी एलिमेंट्स होगा उसका कंपोजिशन फिक्स होगा, उसे किसी भी फिजिकल प्रोसेस से तुम अलग नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं आया भैया? ये जो एलिमेंट्स होगा इसका जो भी रेशियोज होगा वो जैसे 8 है, तो ऐसा नहीं होगा कि फास्फोरस कहीं 3 में मिलता रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इस चीज को पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा। और ये क्लासिफिकेशन किसका है? प्योर सब्सटेंसेस का, जिसको कि तुम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते और इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। तो हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा दिमाग में सेट करते हैं। हमने पढ़ा मैटर के दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। मिक्सचर में हमने बोला होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमने बोला, मिक्सचर में हमने बोला इसे फिजिकल तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। फिर हमने प्योर सब्सटेंसेस पढ़ा। सब्सटेंसेस क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, जल्दी बताओ। प्योर सब्सटेंसेस में हमेशा जब भी कुछ होगा उसको फिजिकल मेथड से सेपरेट हम कर ही नहीं सकते, और उसके अंदर फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, वो चेंज नहीं करेगा। फिर सब्सटेंसेस को हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांटा। एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटॉम का होगा, एलिमेंट सिंगल टाइप ऑफ एटॉम का होगा। तो अब क्वेश्चन आया, व्हाट इज एन एटॉम?
तो अब आए हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट, कौन? डाल्टन। उन्होंने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं थोड़ा तुम्हारा। कौन सा चीज? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो एक एक चीज को हम लिंक कर पा रहे हैं चीजों को। अब आ गया हमारे पास एटॉम पढ़ने वाली चीज। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला कि एटॉम जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो डाल्टन्स ने बात करी किसके? एटॉम की। इसका पूरा थ्योरी है, इस चैप्टर में नहीं है, बस तो जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में उसको डिस्कस करूंगा। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो क्या है कि एटॉम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस ऑफ मैटर। तो कोई भी जो मैटर है उसका जो एकदम से फर्दर क्लासिफाई करते 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 पहुंच जाओगे तो कहां तक पहुंचोगे तुम? एटॉम तक। ये किसने बोला? डाल्टन ने बोला। लेकिन अब हम एटॉम के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, ऐसा एक्चुअल में अब नहीं समझने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एटॉम जो है, एटॉम्स, ये जो एटॉम्स है, एटॉम्स, और ये एटॉम लिख लो, एटॉम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर और सब्सटेंसेस, जो भी बोल सकते हो। तो एटॉम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इस दुनिया में जितने भी मैटर बने हुए हैं उसको अगर तुम एकदम क्लासिफाई करते 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 पहुंच जाओगे तो कहां तक पहुंचोगे? एटॉम तक। किसने बोला? डाल्टन ने बोला। अच्छा, लेकिन अब हम कहानी में ट्विस्ट ले, हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कि अब जो हमारा एटॉम है वो ऐसा नहीं है। अब जो हमारा एटॉम है वो ऐसा नहीं है, उसमें दो चीज है। अच्छा, क्या है सर? तो एटॉम का आउटसाइड पार्ट भी है एक और इनसाइड पार्ट भी है एक। अब हमारा एटॉम एटॉम नहीं है, इसका दो पार्ट बन गया। ओहो हो, कौन सा सर? इनसाइड पार्ट। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ, समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। इनसाइड और एटॉम का आउटसाइड। आउटसाइड। अच्छा, जब इनसाइड की बात करूंगा तो एटॉम के अंदर में कुछ मिलेगा। जैसे सपोज करो ये हमारा एटॉम है, इसका अंदर वाला पार्ट ये है और ये बाहर वाला पार्ट ये है। ये टोटल हमारे लिए अब एटॉम है। अच्छा, तो अभी तक जो हम पढ़ते थे कि एटॉम को फर्दर एटॉमियों सब सब डिवीजन नहीं हो सकता, इनडिविजिबल है ये, है कि नहीं? या अनकटेबल है, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, ऐसा नहीं है। अब लोगों ने हमें यह बता दिया है कि एटॉम्स फर्दर क्लासिफाई हुआ इनसाइड और आउटसाइड में। इनसाइड में हमें दो चीज मिला। क्या क्या? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये दोनों क्या है? ये कैसे जन्म लिया? इसका कैसा हमने इसको समझा? कैसे एक्सपेरिमेंट हुए? थॉमसन ने किया एक्सपेरिमेंट। अरे वाह वाह वाह, मजा आ रहा है अब हमेशा। तो अब हम इनसाइड ऑफ द एटॉम में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा यहां पे प्रोटॉन 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 प्रोटॉन। ये अब हमारे पास ज्ञान आ चुका है। हमें पढ़ेगा न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, और बाहर में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो यहां पे घूम रहा होगा। ये पढ़ेंगे एटॉमिक। डाल्टन के बाद रदरफोर्ड आए, थॉमसन मॉडल आया, सब आया, ये सब सारा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ हो गया लग रहा है, आग वाग लग गई है क्या? अब इधर देखो, यहां पे तो जब हम एटॉम के इनसाइड में जाते हैं तो दो चीज मिलता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो एज अ होल हम पढ़ेंगे न्यूक्लियॉन्स। और आउटसाइड में जाएंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा एक चीज के बारे में, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बहुत शानदार। तो अब इस चैप्टर में पूरा का पूरा इसी के बारे में पढ़ेंगे। और हम अगला चीज इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे एटॉम के बाद, वो है एटॉमिक मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में? एटॉमिक मॉडल्स। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मॉडल्स। जल्दी से देखो, एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से मॉडल्स हैं? सबसे पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ेंगे बेटा? एटॉमिक मॉडल यहां पे हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले अपन कौन सा मॉडल पढ़ेंगे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो एकदम ध्यान से, बहुत ही बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम्हारा दिमाग सेट कर पाए कि इस तरीके से हम चलेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आए हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमसन। प्लम पडिंग मॉडल दिया थॉमसन। हम क्या पढ़ेंगे? थॉमसन एटॉमिक मॉडल।
ओके, बहुत बढ़िया सर। फिर दूसरा हमारे पास आया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बहुत बढ़िया बात है सर, अरे वाह क्या बात है। फिर हमारे पास आया बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स, BOHR और फिर अपॉस्ट्रोफी S लिखो, बोर्स मॉडल। बहुत तगड़ा और खतरनाक, ये सबसे खतरनाक है जिससे नीट में पक्का क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करेंगे थॉमसन से, रदरफोर्ड की बात करेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही बताया था कि कोई भी एटॉम में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि रदरफोर्ड ने बताया क्या था। कि रदरफोर्ड ने ही यह चीज बताया कि एटॉम में फर्दर क्लासिफाई हो सकता है, एटॉम का कुछ पार्ट खाली होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चारों तरफ घूमता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है अंदर में होता है, जिसे न्यूक्लियस का नाम दिया इसने। तो न्यूक्लियस का डेफिनेशन किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। तो हमें अब समझना पड़ेगा, और इसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो इसका सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हमें समझना पड़ेगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ये, इसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को। हम इसके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर थॉमसन मॉडल को समझेंगे, फिर रदरफोर्ड ने दे दिया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का नाम, तब इसके ऊपर पूरा एटॉम के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो एटॉम है ये किसी ना किसी एलिमेंट का होगा, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे हम किस तरीके से? एक्स से। ये एक्स क्या है? ये एटॉम ऑफ एन एलिमेंट है। ये इस दुनिया के कोई भी एलिमेंट का एटॉम होगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? क्या यह है? एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का हमेशा एटॉम होगा, ध्यान रखना। एलिमेंट में ढेर सारे एटॉम होंगे, उसमें से एक एटॉम है ये एक्स। इसमें दो चीज होगा, एटॉमिक मास नंबर होगा जो कि ऊपर लिखेंगे, और एटॉमिक नंबर होगा जो नीचे लिखेंगे। ये Z क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर को। ये A क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक मास नंबर को। क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक मास नंबर को। ये Z क्या रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर को। तो हमें ये सब चीज अब समझ आएगा कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, यही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो ये जो A है इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं हम। ये जो A है और Z है, ये जो Z है एटॉमिक नंबर, क्या है ये? एटॉमिक नंबर। ये एक्चुअल में किसके बराबर होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, जिसका डिटेल बात करेंगे जब प्रोटॉन की स्टडी कर लेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे बना वो समझ लेंगे। ये जो A है वो क्या है? ये एटॉमिक मास नंबर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत ही कम होता है, बताता हूं अभी तुरंत मास और चार्ज अगले पेज में। तो जनरली मैंने क्या बताया अभी तुरंत? यहां पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन चीज है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? देखो, यह है प्रोटॉन, यह है न्यूट्रॉन, यह है इलेक्ट्रॉन। यहां पे चार्ज, इसका चार्ज लिख देता हूं यहां पे मास। इसका चार्ज जो होता है वो 1.6 माइनस का इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। हाँ सर, इसका प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव में होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका मास कितना होता है वो देखो, ये जगह थोड़ी सी कमी रह गई, तो यहां पे मास लिख रहा हूं मैं। मास कितना होता है जल्दी से बताओ? किसका? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg होता है। याद रखना है बेटा बिल्कुल ये वाला चीज। फिर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये सब क्यों बीच में आया? क्योंकि ये रदरफोर्ड ने ही सारा कुछ दिया। उसी ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, उसी ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, उसी ने मतलब बताया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था पहले। अभी देखेंगे ये सब एक्सपेरिमेंट, सब एटॉमिक पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट देखेंगे सबसे पहले, फिर थॉमसन मॉडल देखेंगे, फिर रदरफोर्ड मॉडल देखेंगे, फिर बोर मॉडल देखेंगे, फिर लास्ट वन कौन सा? वेव क्वांटम एटॉमिक मॉडल भी देखेंगे। इसको क्वांटम एटॉमिक मॉडल या वेव एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। क्वांटम एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, या और वेव एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं इसे, वेव एटॉमिक मॉडल। अरे वाह सर क्या बात है। तो अपने ये 4 एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
ये चार्ज के बारे में पढ़ा। मास के बारे में देखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.672 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.674। ये ज्यादा है देखो, लेकिन इतना ज्यादा और इतना कम ज्यादा है कि ये दोनों लगभग बराबर है। 1.67 के बारे में बात करेंगे तो ये 1.674 इंटू 10 का पावर माइनस 27 kg होता है। यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। हम लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को बराबर मानते हैं। और कितना मानते हैं 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27 की। ग्राम में करोगे तो 3 कम कर दो, माइनस 24 kg कर लो। अगर ग्राम में करोगे तो 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम लिख लो। आया मजा तुम लोगों को जबरदस्त तरीके से। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में पूरा थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल और उसके बाद ये एटॉम के स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे कि अंदर में क्या है, सेल पढ़ेंगे। फिर क्वांटम एटॉमिक मॉडल में हम और भी चीज पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो बहुत ही मजेदार होगा। क्वेश्चन कहां से आता है, हर एक जगह से आता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोर एटॉमिक मॉडल और क्वांटम एटॉमिक मॉडल, और बीच में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो बुक कौन सा रेफर करना है सर? हमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक रेफर करना है आप लोगों को, कुछ भी इधर उधर नहीं होना है। अरे बाप रे, 1 घंटा 6 मिनट हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। लेक्चर अभी लेस देन 1 आवर का रखने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को कंटेंट पूरा जबरदस्त मिलेगा। अभी अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 कल पढ़ेंगे। अभी हमने बस इंट्रोडक्शन दिया है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और हो जाए तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो जब इतना समय हो गया तो। जैसे ये देखो, ये एक्स कोई भी एटॉम ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एटॉमिक मास नंबर में क्या होगा, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। और एटॉमिक नंबर में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो 1-2 क्वेश्चन इन फॉर्मूले पे अभी पढ़ा है तो जल्दी से कर लेते हैं। चलो फटाफट से आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन करोगे? जैसे ये है, और नीट का पीवाईक्यू भी कर लो एक। ये देखो 2020 में क्वेश्चन क्या आया, अभी तुरंत तुम्हें समझ आएगा। ये देखो, बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट्स। अभी तुरंत पढ़ाया है कि कोई भी जो एटॉम है वो न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है उसमें। तो ये y है, और ये नीचे वाला किसे रिप्रेजेंट करेगा, z को, एटॉमिक नंबर को, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है अगर कुछ नहीं बोला तो यहां पे जो मैंने तुम्हें सिखाया है कि ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एटॉमिक नंबर है दोनों बराबर होता है। कहां पे? न्यूट्रल एटॉम में। कहां पे? न्यूट्रल एटॉम में। न्यूट्रल एटॉम में क्लियर है बिल्कुल। न्यूट्रल एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होंगे सर। तो यहां पे क्वेश्चन आ जाओ, एक करते हैं पहले। तो Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 89। अब ये क्या है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो P प्लस N ये है 231 के बराबर, और P किसके बराबर है 89 के। तो बताओ N कितना हो गया, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। N हो गया 231 माइनस 89, कितना हो गया 11 में से 9 गया 2, यहां 12 में से 8 गया 4, बचा 142 न्यूट्रॉन हो गया। बोलो हाँ है ना? बोलो प्रोटॉन कितना हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया 89, और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 89 ही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 89 ही। तो 89 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 89 इसमें है, इसमें है, इसमें है, ये नहीं हुआ। नंबर ऑफ प्रोटॉन 89 89 89 इसमें है, ये तीनों हो गया, और दूसरा वाला 142 इसमें है, इसलिए आंसर सी हो गया। तो ये क्वेश्चन देखो 2020 के नीट में पूछा है भैया, ज्यादा वरीड मत हो, सीधा आता है क्वेश्चन। तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई साहब ये 71 हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है क्योंकि न्यूट्रल है, और ये 71 हो गया, और 175 में 71 को घटा दो। अरे वाह सर, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। क्यों सर? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही ये होता है A, और ये होता है Z। यही सिखाया मैंने तुम्हें कि नीचे होगा Z, ऊपर होगा A। 175, और ये प्रोटॉन है 71 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 175, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 175 माइनस 71,
ये तो यहीं पे बता, इसीलिए मैं 5 में से 1 गया 4, कितना बचा यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, यहाँ पे कितना होगा 1, 104, ये कितना हो गया 104। तो क्या पूछा सबसे पहले बताओ, सबसे पहले प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होगा 71, 71 ये नहीं हो गया 71 ये हो गया, ये दोनों ऑप्शन खत्म। अगला प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन 104 इसमें है इसमें नहीं है, ये खत्म, ये आंसर हो गया। और बाकी दूसरा क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है। क्या तुम समझ पा रहे हो और तुम्हें जबरदस्त मजा आ रहा है? तो पूरा भारतवर्ष में तुम लोगों से बस मुझे एक चीज चाहिए, और खूब सारे क्वेश्चन हमेशा करेंगे। आज मैंने तुम्हें डेवलप कराया कि हम कैसे, हमारा टारगेट है केमिस्ट्री 180। तो तुम बोल दो कि भैया ये जो पेज है ना वो सबके इंस्टाग्राम फेसबुक सब जगह शेयर होना चाहिए कि शुरू हो चुका है फिजिक्स और केमिस्ट्री 180 आउट ऑफ 180, 11, 12 नीट जेई सब के लिए फ्री में बेटा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 360 बाय 360 लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। मैं तो दिन रात मेहनत करूंगा, और जो लगा रहेगा, जो पूरा फॉलो करेगा, वो गारंटी किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से बेस्ट करेगा। ये मेरा गारंटी है, एकदम वादा नहीं है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अपन लेक्चर नंबर 1 जो है उसको कल फिर से डालेंगे। इस बार लेक्चर 1 को मैं चेंज कर देता हूं, और इसको चेंज करके कुछ लिख दूंगा, मैं लेक्चर 00 लिख देता हूं, लेक्चर 00। आज इंट्रोडक्शन दिया मैंने, लेक्चर 00 था, अपन स्टार्ट 00 से किए। लेक्चर नंबर 1 नहीं है, ये क्या है, लेक्चर 00। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं हमेशा जान लगाऊंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग। और अगर ये मजा आया तो कमेंट करके जरूर बताना, शेयर करना, लाइक करना, और जरूर मुझे बताना, जिससे मुझे भी एनर्जी मिले। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।